डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इवन कि एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो भी बताऊंगा मैं। इस टॉपिक का नाम है एटम इकोनॉमी, या हम इसे एटम यूटिलाइजेशन कहते हैं। एटम यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने एटम्स यूटिलाइज हुए यानी यूज हुए, उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन, एटम यूटिलाइजेशन। एटम इकोनॉमी का मतलब ये रहता है कि एटम्स कितने बचते हैं और कितने खर्च हो जाते हैं, या मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के कितने एटम्स आ जाते हैं और कितने ज़ाया हो जाते हैं, वो होता है एटम इकोनॉमी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना कि ये सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये दिया था बैरी ट्रॉस्ट, और उसने दिया था ये 1991 में, एटम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है कि ये सेकंड प्रिंसिपल की डिमांड क्या है, यानी सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री अगर है ये, तो इसकी क्या डिमांड है, ये ग्रीन रिएक्शंस के बारे में क्या कहता है। इसकी डिमांड यह है कि ये कहता है कि जब भी आप कोई सिंथेटिक प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, जब भी आप कोई रिएक्शन डिज़ाइन करेंगे, तो उस रिएक्शन में मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स होना चाहिए। यानी डिज़ाइन ए प्रोसेस इन सच ए वे दैट देयर इज मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स। मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स का मतलब ये रहता है कि जो आप रिएक्शन लेंगे, उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट एटम्स होंगे, उनमें से ज़्यादा कोशिश करो कि वो प्रोडक्ट्स में आ जाए, यानी उस तरह का रिएक्शन डिज़ाइन करो। ये है एटम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ये वर्ड से, इसको हम समझने की कोशिश करें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में भी। तो इसका दूसरा मतलब भी बताऊंगा मैं। तो देखो, ग्रीन ये जो है ना, ये एटम इकोनॉमी, अगर किसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये इसकी एटम इकोनॉमी अच्छी है, गुड एटम इकोनॉमी, उसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट्स। यानी ज़्यादातर एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में मौजूद है। यानी हमने रिएक्शन लगाई और रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं, उनमें से मैक्सिमम एटम्स कहाँ पे मौजूद है, प्रोडक्ट्स में। उसको मैं बताऊंगा कि ये गुड एटम इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिएक्शन है, या इसकी एटम इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं एटम इकोनॉमी की। एटम इकोनॉमी को मैं कह सकता हूं कि एटम इकोनॉमी का मतलब रहता है कि मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट में बताऊंगा, मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, उसको हम कहते हैं एटम इकोनॉमी। ये याद रखना, एटम इकोनॉमी का मतलब है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। समझ में आया? या मैं इस तरह कह सकता हूं, अगर मुझे परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड मतलब जो हमें चाहिए प्रोडक्ट, वो यानी जो हमें बनाना है वो, ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इनटू, अगर मैं 100 कर दूं, इनटू अगर मैं 100 कर दूं, तब ये बन जाएगा एटम इकोनॉमी के बदले में परसेंटेज एटम इकोनॉमी, यानी परसेंट एटम इकोनॉमी, या हम इसे कहते हैं परसेंट एटम यूटिलाइजेशन। एटम इकोनॉमी या एटम यूटिलाइजेशन एक ही मीनिंग है इसकी, ठीक है। अब मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसके बारे में कुछ। तो ये है जनाब परसेंट एटम इकोनॉमी का डेफिनेशन, यानी मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इनटू करेंगे हम 100। अभी भी ये समझ में नहीं आएगा, इसकी एग्जांपल्स देंगे तब समझ में आ जाएगा इजीली। देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज मेरे पास में एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। अब ये जो C है, C ये मान लो ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट, और ये है अनवांटेड प्रोडक्ट, या मैं बोलूंगा साइड प्रोडक्ट।
यानी ये हमें नहीं चाहिए था लेकिन बन गया, क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब अगर मैं इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी या मास ऑफ सी, ठीक है, डिवाइड बाय करूंगा मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू 100, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स। ये याद रखना, तमाम रिएक्टेंट और रिएजेंट जितने भी होंगे उन सबको यहाँ पे करना है, उनका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लेना है या मास यहाँ पे लेना है, ठीक है, इनटू करेंगे 100 तो वो बन जाएगा परसेंट एटम इकोनॉमी, ठीक। या दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, मैं लूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय करूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस साइड प्रोडक्ट। दोनों का मीनिंग सेम है, मैं बताऊंगा कैसे, इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि हम लिख सकते हैं परसेंटेज एटम इकोनॉमी मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी सी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस बी या मॉलिक्यूलर मास, ये मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ डी। अब या तो पूरे रिएक्टेंट्स का मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है इंटू 100 या डिजायर्ड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मास को पूरे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। अब आप कहेंगे कैसे, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को गौर से देखो, जो मैं इस साइड यूज करूंगा वही इस साइड वापस निकलेगा, चाहे वो प्रोडक्ट की सूरत में या साइड प्रोडक्ट की सूरत में यानी बाय प्रोडक्ट की सूरत में। मैं बताऊंगा कैसे। देखो यहां पे क्लोरोफॉर्म मैंने लिया CH3, तो क्लोरोमीथेन, तो ये क्लोरोमीथेन जो है, क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे तो 50.5 आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 आता है, तो टोटल मिला के हो जाता है ये 90.5, राइट। अगर आप इस साइड देखोगे, इस साइड है मिथेनॉल और सोडियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर मास है 32, इसका 58.5, दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा 90.5, ठीक है। यानी जितना मास हम यूज करते हैं रिएक्टेंट्स में उतना ही हमें प्रोडक्ट्स और साइड प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। यानी जितना आप आटा लेंगे उसी वजन से आपकी रोटियां भी बनेंगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। क्लियर। यानी या आप ऐसा कह सकते हैं जितना आटा प्लस पानी आप मिला देंगे उतना ही आपको गीला आटा मिलेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा, वही इसका मतलब है। अब देखो, अब अगर हमारे पास में डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है तो मैं कहूंगा कि परसेंटेज एटम इकोनॉमी बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी 50 पॉइंट कितना इसका 58 पॉइंट, या मैं सॉरी इसका जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट का वो है 32 मॉलिक्यूलर मास है इसका। मैं ऐसा कहूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 32 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स और मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस साइड प्रोडक्ट। आप चाहे ये ले लो या ये ले लो, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा। रिएक्टेंट्स का लेंगे तो 50.5 प्लस 40 करेंगे तो 90 आएगा। अगर आप प्रोडक्ट्स प्लस साइड प्रोडक्ट्स का लोगे तब भी आपको 90.5 ही मिलेगा, 90.5 ही मिलेगा, इनटू करेंगे 100। अब आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज एटम इकोनॉमी का मतलब रहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस साइड प्रोडक्ट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स। बात समझ में आई? शाबाश। तो दोनों का मतलब सेम है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो एटम इकोनॉमी है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिक्स बोलूंगा मैं, ठीक है। मैट्रिक्स किसके लिए? ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। अगर हमें किसी प्रोसेस का ग्रीननेस मेजर करना हो, ये कितना ग्रीन है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड जो है हमारे पास में वो है या मैट्रिक्स जो है हमारे पास में वो है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है। या मैं कह सकता हूं कि अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन रिएक्शन देखनी हो, एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन रिएक्शन ये कितनी एफिशिएंट है,
तब हम देखते हैं कि इसकी एटम इकोनॉमी कितनी है। जिसकी एटम इकोनॉमी ज़्यादा, ये याद रखना, एटम इकोनॉमी ज़्यादा तो इसका मतलब ग्रीननेस ज़्यादा, ग्रीननेस ज़्यादा। जिसका एटम इकोनॉमी ज़्यादा उसका ग्रीननेस ज़्यादा है, उस रिएक्शन का ग्रीननेस ज़्यादा है। देखो, आप एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। कन्वेंशनल मेथड्स में या कन्वेंशनल केमिस्ट्री में हम और एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड और एटम इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग। परसेंटेज यील्ड का मतलब रहता है हमें प्रैक्टिकली कितना यील्ड मिला और हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका रेशो, यानी प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100, उसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मेरे पास में एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है मेरे पास में, प्रोपाइल अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4। अब ये रिएक्शन मान लो अगर ये 100% होती है तो इसका मतलब 100% जो प्रोपाइल अल्कोहल है वो प्रोपाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जितना हम कोशिश कर रहे थे कि प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाए उतना ही बन गया। मैं बोलूंगा ये 100% बन गया, 100% ये इसमें कन्वर्ट हो। तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों बराबर है। तो मैं बोलूंगा ये रिएक्शन, इसकी यील्ड जो है 100% यील्ड है, 100%। अब अगर इसमें से आधा ही बना, मतलब 50% बन गया, 50% ज़ाया हो गया, तब मैं बोलूंगा कि हमें जो यील्ड मिल गई वो सिर्फ 50%। बात समझ में आई? अब हम सपोज इस रिएक्शन को लेते हैं, ये 100% यील्ड, क्या दिया इसने, 100% यील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बनेगा उतना बन गया। ये 100% प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया। यील्ड तो 100% मिल गया, लेकिन क्या इसमें हमें एटम इकोनॉमी 100% है? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं है? देखो, यहां पे हमने ये यूज किया रिएक्टेंट, प्रोपाइल अल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड हमने यूज किया, H2SO4 यूज किया, लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपाइल ग्रुप और Br मिल गया, बाकी सब वेस्ट। ये जो है ना यहाँ पे, ये वेस्ट है, साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट। यानी जब मैं इसका एटम इकोनॉमी निकालूंगा तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल दीज रिएक्टेंट्स इनटू 100 करूंगा, तब तो वहां पे एटम इकोनॉमी कम आएगा, क्योंकि इसमें वाटर H2O और NaHSO4 ये जाया हो गया। जितना साइड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, जितना यहां पे जाया ज्यादा होगा, उतना एटम इकोनॉमी कम हो जाता है। यानी इसका मतलब उतने एटम्स का नुकसान ज्यादा होता है। और जितना यहां पे साइड प्रोडक्ट कम बनता है उसका मतलब उतना एटम इकोनॉमी ज्यादा है, यानी ये एटॉमिकली ये रिएक्शन इकोनॉमिक है, यानी यहां पे एटम्स बच गई। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं एटम इकोनॉमी की, और उनको कैलकुलेट भी करेंगे कुछ कहीं कहीं पे, तो फटाफट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज यील्ड और एटम इकोनॉमी बिल्कुल अलग अलग चीज है। अगर किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 100% भी आए तो उसका एटम इकोनॉमी 100% नहीं आ सकता, ठीक है। यील्ड अलग चीज है, यानी यील्ड का मतलब ये हुआ कि कितने % रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक, डिजायर्ड प्रोडक्ट में। लेकिन एटम इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि कितने % एटम्स प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं, कितने जाया हो गए। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं एग्जांपल्स। अब मेरे पास में ये रिएक्शन है दूसरा। सपोज इस रिएक्शन में बेंजीन को, ये बेंजीन है, बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराता हूं और मैलिक एनहाइड्राइड बनाता हूं। क्या बनाता हूं? मैलिक एनहाइड्राइड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मैलिक एनहाइड्राइड जब मैंने बनाया तो मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा 6 × 12, 12 है ना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और फिर लिखूंगा 6 × 1, इन दोनों को करूंगा प्लस, वो मिल जाएगा मुझे 78। इसी तरह से यहाँ पे 4.5 टाइम्स ऑक्सीजन है तो मुझे मिलेगा इनका मॉलिक्यूलर मास 144 कैलकुलेट करके, ठीक है। कैसे? आप करो
देखो यहाँ पे 16 इंटू 2 इंटू करो 4.5, वो 144 मिल जाएगा। और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, यहाँ पे 2 कार्बन और ये 2 कार्बन हो गए 4 कार्बन, मैं लिखूंगा 4 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 1 2 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितने 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 16 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास मुझे मिलेगा वो मिलेगा 96। अब ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये जो है ना ये वाले, ये दोनों जो है ये साइड प्रोडक्ट। अब अगर मैं इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा परसेंटेज एटम इकोनॉमी, वो बराबर आएगा डिजायर्ड का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी ये 96 डिवाइड बाय करूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स 144 प्लस 78, तो मैं लिखूंगा 78 प्लस 144 इंटू करूंगा 100, तो मुझे इसकी एटम इकोनॉमी मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन आपको एटम इकोनॉमी के लिए अच्छी लगती है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ये सारी चीजें जाया होती। अब एटम इकोनॉमिक रिएक्शंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एग्जांपल्स देते हैं और बाद में कुछ रिएक्शन इसे डायरेक्ट लिखते हैं वो, और आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा एटम इकोनॉमिक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखो एटम इकोनॉमिक रिएक्शन को कैसे पहचानना। सबसे पहले जो एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन रहते हैं एटम इकोनॉमिक, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में चीजें ऐड होती है, जाया नहीं होती। सपोज ये ए डबल बॉन्ड ए है, इसमें हमें बी सी का एडिशन रिएक्शन कराना है, तो ये देखो बी इस पे ऐड होगा और सी इस पे, यहां पे होगा ऐड बी और सी, ए और ए यहां पे, यानी यहां पे जो भी रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स थे वो सब के सब प्रोडक्ट में मौजूद है, कुछ वेस्ट नहीं हुआ, यहां पे कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बना, तो मैं बोलूंगा इट इज 100% एटम इकोनॉमिक है, इसकी एटम इकोनॉमी 100% है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज ये है प्रोपीन, प्रोपीन में हाइड्रोजनेशन करो, यानी हाइड्रोजन का एडिशन करो, ये बन जाएगा प्रोपेन, यानी ये 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड हुए, साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना, तो इसका मतलब इसका एटम इकोनॉमी बहुत ही हाई है, 100% एटम इकोनॉमिक है। ठीक, इसी तरह से HBr का एडिशन करेंगे यहां पे, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो यहां पे H जो है यहां पे ऐड होगा और Br यहां पे ऐड होगा, देखो H और Br ऐड हो गया। जितने भी एटम्स यहां पे हमने यूज किए, जितने रिएक्टेंट्स में, वो सब के सब यहां पे इस प्रोडक्ट में मौजूद है, डिजायर्ड प्रोडक्ट में, कुछ भी जाया नहीं हुआ, साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं बना। ठीक, और अक्सर ये रिएक्शन पूछी जाती है, इसको हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जैसे डाइल्स-एल्ड रिएक्शन, डाइन डाइनोफाइल रिएक्शन, ये साइक्लो एडिशन है। यहां पे क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में यहां पे साइक्लो एडिशन होता है। साइक्लो एडिशन मतलब ये CH2 जो है ये इसमें डाइन में ऐड होता है और ये बनाता है ये साइक्लोहेक्सीन। अब यहां पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं या जितने भी यहां पे कार्बन्स हैं, वो सब के सब यहां पे मौजूद। देखो यहां पे 1 2 3 4 कार्बन और ये 2 कार्बन, 6 कार्बन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद है। यहाँ पे CH2 है ना, ये CH2 यानी 2 2 4 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन हुए 6 और 2 8 और 10 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन सबके सब मौजूद है। तो इसका मैं कहूंगा कि 100% एटम इकोनॉमिक है, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। बात समझ में आई? शाबाश। तो ये तो था एडिशन रिएक्शंस के बारे में, यानी एडिशन रिएक्शंस जो ना वो एटम इकोनॉमिकली गुड रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उनकी एटम इकोनॉमी अच्छी रहती है। अब रीअरेंजमेंट्स का क्या है? रीअरेंजमेंट में कुछ रीअरेंजमेंट्स की एटम इकोनॉमी अच्छी रहती है, जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट है। इसमें हम ये एलाइल फिनाइल ईथर को अगर हीट करेंगे तो होता क्या है,
ये मान लो ये डबल बॉन्ड इधर जाता है फिलहाल आपकी समझाने के लिए, ठीक। और ये यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड इधर जाता है और ये बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो हमें इस तरह का इंटरमीडिएट मिलता है, ठीक। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैं बोलूँगा। और फिर ये जो ये टाटोमेराइज हो जाता है, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है ये वाला। तो ये हाइड्रोजन इधर वापस आता है, ठीक। और ये इधर वापस, ये इधर वापस, ये इधर वापस, और ये जो हाइड्रोजन ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक, इधर। इसको हम कहते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होता है यहाँ पे। और हमें बनता है ये ऑर्थो एलाइल फिनॉल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सब के सब प्रोडक्ट्स में मौजूद है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो मैं बोलूँगा इट इज़ 100% एटम इकोनॉमिक। अब मैं दूसरा रीअरेंजमेंट रिएक्शन लूँगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट। यहाँ पे देखो ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो एस्टर है, इसको मैंने इस फिनॉल में कन्वर्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट में ये रिएक्टेंट को इधर कन्वर्ट किया, लेकिन यूज क्या किया, ये AlCl3 और वाटर। ये AlCl3 जो है ना, ये पहले इसके साथ में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद में ये ग्रुप यहाँ से निकल के पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ किया, ये यूज़ किया। ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, और वाटर जो ये कन्वर्ट हो जाता है HCl में लास्ट में, थ्राइस HCl। तो इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बना दिए। तो इसकी वजह से ये जो रिएजेंट्स हमने यूज़ किया, इनकी वजह से फ्राइज रीअरेंजमेंट की जो एटम इकोनॉमी है वो कम हो जाती है, यानी एटम इकोनॉमी इसकी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये हो गया रीअरेंजमेंट। अब इसके बाद में लेता हूं मैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी 100% एटम इकोनॉमी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हाफमैन एलिमिनेशन है यहाँ पे हमारे पास में। हाफमैन एलिमिनेशन में क्या होगा, अगर मैं बेस इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन हो, बीटा हाइड्रोजन ज़रूरी है, अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के ऊपर मैं बेस डाल दूं और हीट कर दूं, लेकिन जिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में बीटा हाइड्रोजन हो, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये OH और ये H ये निकल जाएगा, ये बनाएगा वाटर, ठीक। उसके बाद में ये जो है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक। अब वाटर जो यहाँ पे निकला वो भी वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद में ये जो निकलेगा यहाँ पे ट्राइमिथाइल एमाइन, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वेस्ट बहुत हो गया, इसका मतलब इसकी एटम इकोनॉमी जो है वो कम होगी, वो कम होगी। इसी तरह से अगर मैं सपोज ये एक रिएक्शन ले लो, CH3 यहाँ पे Br और यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, इसके ऊपर डाल दो सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5, तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये दोनों निकल जाएंगे और ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन होगी, और बाकी सब वेस्ट हो जाएगा। HBr वेस्ट हो गया, ये बाकी जो रिएजेंट है ये वेस्ट हो गया, तो इसकी एटम इकोनॉमी डिक्रीज होती है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। सब्स्टिट्यूशन में सपोज मेरे पास में ये रिएक्शन CH3Cl, हालांकि इसको हमने डिस्कस किया एक बार, इसमें बनेगा CH3OH प्लस NaCl। इसमें मेन जो प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ CH3OH आया, बाकी सब वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी एटम इकोनॉमी कम होती है। तो सबसे अच्छी कहाँ होती है, एडिशन में, उसके बाद में दूसरी रीअरेंजमेंट में, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन में, और लास्ट में आती है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एटम इकोनॉमी क्या है। क्लियर? तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।